आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है गुजरात और हिमाचल में किस तरीके से क्या कुछ हुआ, निकल करके सामने क्या कुछ आया। गुजरात की गूंज में एक बार फिर से आज हम बात करेंगे। यहां पर इलेक्शन का शोर थम चुका है, लेकिन अब बेसब्री से 18 दिसंबर का इंतजार शुरू हो गया है। हालांकि वोटिंग खत्म होने के ठीक बाद से ही तमाम एग्जिट पोल्स भी सामने आए और एक मोटी मोटी तस्वीर वो जरूर सामने ला रही हैं एग्जिट पोल्स में, जहां गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से इक्तदार में आते दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस का हिमाचल का भी किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजे हिमाचल भी कांग्रेस से झपटती दिखाई दे रही है। तो क्या जो इशारा एग्जिट पोल्स कर रहे हैं नताइज भी वही आएंगे, या फिर कांग्रेस के लिए कोई करिश्मा उसको नए जोश में भरने वाला है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। और मुल्क का सबसे ज्यादा चर्चित और मशहूर गुजरात असेंबली इलेक्शन के आखिरी मरहले की वोटिंग खत्म हो गई और 93 सीटों पर शुमाली और दरमियानी गुजरात के 14 जिले में वोटिंग के साथ ही 151 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। और अब 18 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि गुजरात की आवाम ने आखिर अपना रहबर किसको चुना। लेकिन जो एग्जिट पोल्स के कुछ नतीजे सामने आ रहे हैं वो मोटी मोटी तस्वीर जरूर ला रहे हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। गुजरात इलेक्शन की गूंज अब थम गई है। दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग खत्म हो गई है। 93 सीटों पर शुमाली और दरमियानी गुजरात के 14 जिलों में वोटिंग हुई। 851 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। दूसरे मरहले में बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और सियासत के बड़े दिग्गजों ने अपना अपना वोट डाला है। पीएम से लेकर आडवाणी तक। तो पीएम की मां ने भी अपना वोट डाला। इन 93 सीटों पर ओबीसी, पाटीदार, राजपूत, आदिवासी वोटरों का सबसे अहम रोल है। लेकिन रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल अपनी पेशेंटगोई कर रहे हैं। एबीपी और सीएसडीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक पहले रुझान में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों में से बीजेपी को 34 तो कांग्रेस को 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो वहीं टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 109 तो कांग्रेस को 70 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि 2012 के मुकाबले कांग्रेस को 5% का फायदा जरूर मिल रहा है। इसके अलावा सूरत में कारोबारियों और पाटीदारों की नाराजगी का बीजेपी पर असर दिखता नजर आ रहा है। जनता ने उत्साह, उमंग, आनंद के साथ भारी मतदान किया है। अभी बहुत सारी चैनलों ने सर्वे भी प्रकाशित किया है और सभी सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, ये बात स्पष्ट तौर पर आज दिखाई दे रही है। गुजरात की जनता हमेशा देश को दिशा दर्शन दिया है, मूल्यनिष्ठ राजनीति को ही पसंद किया है। कभी भी सड़क छाप राजनीति उन्होंने स्वीकारा नहीं है। नकारात्मक, झूठ और वोट बैंक की राजनीति, परिवारवाद, इस सबको नकारा है। गुजरात असेंबली इलेक्शन के दौरान विकास से ज्यादा बयानों की गूंज रही। बीजेपी और कांग्रेस पूरे इलेक्शन में एक दूसरे पर इल्जाम ही लगाती रही और अब आखिरी मरहले में भी दोनों सियासी पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं। राहुल गांधी के इंटरव्यू से शुरू हुआ तनाजा पीएम के रोड शो पर भी पहुंच गया। राहुल गांधी के इंटरव्यू की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंटरव्यू पर रोक लगाई थी, तो आज कांग्रेस ने पीएम मोदी के रोड शो की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की और कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी जमकर कोसा।
कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की कठपुतली करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन पीएम के सेक्रेटरी की तरह काम कर रहा है। तो वहीं बीजेपी ने अब कांग्रेस की पीसी की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। देश के 125 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी को भी देख रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त साथी जो हैं उनको भी देख रहे हैं। इतना प्रजातंत्र की प्रकाष्ठा को नीचे ना गिराएं कि कोई संविधान सम्मत संस्था इस देश में बचे ना। लोग चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था पर भी जब विश्वास छोड़ देंगे तो फिर इस देश में प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। पर आज जो चुनाव आयोग का और कल पिछले 24 घंटे में व्यवहार रहा है वो बड़े मुझे खेद से कहना पड़ता है कि वो एक कठपुतली चुनाव आयोग का है, एक बंधक चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग अब बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। अभी भी समय है, जागिए और जागकर अपनी संवैधानिक परंपराओं को पूरा कीजिए। दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए हिफाजत के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 25,575 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इसके अलावा भारी तादाद में सिक्योरिटी दस्ता तैनात किया गया था। खैर, तमाम सवालों और जवाबों के बीच मुल्क का सबसे ज्यादा फेमस इलेक्शन खत्म हो गया है और अवाम ने अपने वोटों से उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। अब 18 दिसंबर का ही इंतजार है जब पता चलेगा कि अवाम ने आखिर किसको अपना रहबर चुना है। मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। तो आवाम ने तो अपनी राहके रायदेही का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन नतीजों के लिए 18 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन एग्जिट पोल्स जो सामने आ रही हैं उसके नतीजे जो इशारा कर रहे हैं वो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। कांग्रेस के नौ मुंतखब अध्यक्ष यानी कि सदर राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि गुजरात में उनकी वापसी होगी और एक सरप्राइज के लिए कांग्रेस तैयार रहे। क्या यह सरप्राइज है कि कांग्रेस पूरी उम्मीद लगा बैठी थी कि वो गुजरात में आ रही है और वो गुजरात में नहीं आएगी, या फिर वाकई अभी भी कोई करिश्मा होने वाला है? इन सब के बीच हिमाचल में भी हम देखें तो हिमाचल भी कांग्रेस के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम एग्जिट पोल्स इशारा यही कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल्स पर भी बातचीत होगी और आज जिस तरीके से एक सियासी ड्रामेबाजी देखने को मिली, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया गया और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का दौर भी चलता रहा, उस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान राजीव जेटली जी मौजूद हैं और रविंद्र बड़गैया साहब जो कि कांग्रेस के तर्जुमान हैं वो भी मौजूद हैं। सीपीआई के तर्जुमान हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब हैं और बीएसपी से हमारे साथ नईम अब्बास साहब जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस बातचीत में। और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं और जो आपने पहले मरहले की वोटिंग देखी, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से 66% से ज्यादा वोटिंग हुई और दूसरे मरहले की भी अभी जो वोटिंग के परसेंटेज सामने आ रहे हैं वो तकरीबन 69% वोटिंग दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत आगे बढ़ सकती है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का भी दौर जारी रहा, लेकिन एग्जिट पोल्स जो इशारा कर रहे हैं, आपका आकलन, आपका तज्जिया क्या है? देखिए, एग्जिट पोल तो सदैव एक ट्रेंड देता है कुछ लोगों के कारण, जो भी उसकी परिस्थितियां हैं। लेकिन एक बात जो अभी चर्चा के केंद्र में आ रही है, आज जिस तरह से चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा हुआ और इससे पहले भी बहुत सारी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें हम तो कई चीजें संस्थागत जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, उन चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे इस पूरे चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री के पद की बात हो, चाहे संसद और न्यायपालिका तक की बात आने लगी। फाइनली चुनाव का एक इशू गुजरात में हुआ। वहां की जनता में एक तरह की जो निराशा का भाव था, जैसा कि आपने अभी बताया कि 69% ही वोटिंग हुआ है आज और पिछला 68, तो दोनों ऑन एवरेज किया जाए तो 68% का ये वोटिंग है। 68% का वोटिंग का मतलब है पिछले जो 2012 के चुनाव थे उससे कम हुए, जबकि इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी की पूरी सियासत दलों की जो शीर्ष नेतृत्व था या प्रधानमंत्री जी स्वतः लगातार प्रयास करते रहे और शायद इतने चुनाव प्रचार में कोई प्रधानमंत्री गुजरात में अभी तक नहीं गया होगा। पहला चुनाव होगा जिसमें इतनी तादाद में और इतनी बड़ी संख्या में रैलियों का आयोजन हुआ। बावजूद जनता के इस अदालत में, जनतंत्र के इस महापर्व में
लोग उस तरह से नहीं उभर करके आए और आकर के वोटिंग किया, जैसा कि ट्रेंड ये रहा। ट्रेंड मान रहा है। यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज के सियासी पार्टियों के लिए, उनकी विश्वसनीयता के लिए, और जनता की जो मन की बात है और जनता की जो अस्मिता और गुजरात के विकास की बात है, इससे भी ये जुड़ती है बातें। यदि ट्रेंड जिस तरह से कह रहा है और जो आपका अभी आपने बताया कि पार्टियों का क्या स्टेटस अभी एग्जिट पोल बता रहा है, हालांकि एग्जिट पोल आप जानते हैं लगातार पिछले चुनाव में कई बार फेल्योर भी हुआ है। कई एग्जिट पोल आते हैं, एक आधी उसमें पास हो पाता है, जो एग्जेगरेशन भी कई बार होता लेकिन है। सर एक चीज है कि सभी एग्जिट पोल्स असल में कई बार होता है कि अप डाउन भी दिखाता है एग्जिट पोल, या फिर कुछ अलग रूटीन के अलग भी नजर आता है, लेकिन एक ही तरह का जो नजरिया है सभी एग्जिट पोल्स में, एक ही तरह के आदादोशुमार आंकड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो आपको आया है वो तो बहुत हद तक है, चूंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर हर बार रहता है 5 साल में, तो बहुत हद तक उसको हम लोग मान सकते हैं। लेकिन गुजरात की जिस तरह की चुनावी राजनीति रही है और जिस तरह का रणनीति रहा है दोनों पार्टियों के अंदर, तो बहुत आंशिक असर की संभावना है कि दोनों में डिफरेंस हो, एक नेक टू नेक फाइट थी। और उस कंडीशन में यदि एग्जिट पोल इस तरह से कह रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राउंड में जो कांग्रेस वर्कर जितना काम करना चाहिए था संभवतः नहीं हुआ है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने दिग्गजों ने अपनी पूरा किरदार निभाया। राहुल गांधी जी का इस चुनाव में निश्चित तौर पे उनकी क्षमता जितनी थी उससे ज्यादा उन्होंने लगाई है, रणनीतिक दृष्टिकोण से, भाषा शैली के दृष्टिकोण से, प्रचार के दृष्टिकोण से, या सोशल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी पूरी सभी पक्ष को उन्होंने रखने का प्रयास किया, चाहे वो इमोशनल पक्ष हो, चाहे सोशल कनेक्शन का कार्ड हो, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे को एंटी जो पाटीदार थे उसके अगेंस्ट में जाना हो, जरूरत पड़ी तो धार्मिक ध्रुवीकरण की भी बात हुई। और सबके बावजूद जनता की वोटिंग इस बार सबसे महत्वपूर्ण है, जो 18 तारीख को रिजल्ट में दिखेगा हम सबको। और हम होप करते हैं कि गुजरात में जनता जीते, पार्टियां ना जीते, विचारधारा ना जीते, एक व्यक्ति और विचारधारा और पार्टी से ज्यादा जरूरी है गुजरात की जनता और गुजरात का विकास, गुजरात के लोग। और मुझे पूरा विश्वास है जिन लोगों ने जिस तरह भी समर्थन दिया होगा, गुजरात का हित सर्वोपरि मानते हुए, अपने चुनावी रणनीति को आगे ध्यान में रखते हुए वहां के मतदाता ने वोटिंग किया होगा, और जो 18 तारीख को हमें दिखेगा। चलिए, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शादाब अहमद सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं, और वो लगातार जो है वो गुजरात इलेक्शंस कवर करते रहे, तमाम दिग्गजों के भी इंटरव्यू उन्होंने लिए। शादाब साहब, वहां पर क्या नतीजा, मतलब इस वक्त जो लहर है क्या दिख रही है आपको? क्योंकि अभी जो हम देखते हैं एग्जिट पोल्स तो सीधे सीधे क्लियर मेजॉरिटी की तरफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से इक्तदार में आ रही है, ना सिर्फ इक्तदार में बल्कि बड़े परसेंटेज के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ आ रही है। हालांकि 150 प्लस तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, जैसा कि अभी एक पैनलिस्ट कह भी रहे थे कि जो एग्जिट पोल है इसको आप एकदम फाइनल रिजल्ट नहीं मान सकते, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल कुछ आया है और रिजल्ट कुछ आया है। एग्जिट पोल कभी कभी सही भी होता है। हाँ। इसमें ये भी एक फैक्ट है। देखिए इस बात को यहाँ समझना होगा कि अगर आप इसमें कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ लड़ाई लड़ी उससे एक ऐसा लगा कि कांग्रेस एक अच्छी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस बीजेपी को बीट कर सकती है, ऐसा लग रहा था यहाँ लोगों को। लेकिन देखिए, अगर आप उसकी पूरे इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन एनालिसिस करें, तो एक बात बहुत साफ होती है कि कांग्रेस का अपना संगठन प्रदेश में कुछ नहीं था, बल्कि वो जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक पटेल, ये तीन नेताओं के सहारे पार्टी आगे बढ़ रही थी। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने यहाँ लगातार दौरे किए, रोज एक सवाल कर रहे थे, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गए। अशोक गहलोत जो इंचार्ज थे उन्होंने यहाँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया। तो कांग्रेस ने एक माहौल तो बनाया, टीवी मीडिया के अंदर माहौल बनाया, अखबारों में वो छाए, जो उनके उम्मीदवार थे उम्मीदवार ठीक दिए। लेकिन जो जमीन पे जो कांग्रेस की जो मौजूदगी थी वो इतनी नहीं दिखाई दी। जी, वो मीडिया में तो दिखे लेकिन जमीन पे नहीं दिखे। ये एक कमी कांग्रेस पार्टी के अंदर रही। देखिए, दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से ताकत झोंकी, नरेंद्र मोदी ने इमोशनल भाषण दिया, उनने गुजरात के लोगों से यह तक कह दिया कि अगर आप मुझे हटा देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जो इमोशनल अपील रही नरेंद्र मोदी की, अगर आप नरेंद्र मोदी से कंपैरिजन करें तो ना तो हार्दिक पटेल उनके सामने टिकते हैं, ना राहुल गांधी टिकते हैं, कम से कम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, क्योंकि आज की तारीख में भी गुजरात के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं। इस फैक्ट को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ की जनता देख रही थी कि सामने नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन गुजरात के अंदर कांग्रेस में हार्दिक पटेल तो कोई मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं,
राहुल गांधी तो कोई मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं। राहुल गांधी अच्छी बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी बात अच्छी कर रहे थे, उनकी सभाओं में भीड़ भी आ रही थी। लेकिन जब जनता घर से वोट देने निकली तो मुझे लगता है कि जो समीकरण कांग्रेस समझ रही थी वो शायद समीकरण जमीन पे नहीं दिखा। जो ऐसा परसेप्शन कांग्रेस ने बनाया, एक चीज और जल्दी से आपसे समझ दिखाई नहीं दिया कि कहीं ना कहीं 2-4% वोट परसेंटेज का फर्क बताया जा रहा था कि पिछली बार जो वोट परसेंटेज थे बहुत ज्यादा नहीं थे, और शिफ्टिंग अगर कर ले गई कांग्रेस तो उसकी झोली में बहुत ज्यादा सीटें आ जाएंगी और इक्तिदार में भी आ सकती है, ये बात कही जा रही थी। और हम देख रहे थे कि चाहे जातिगत समीकरणों की बात हो, पाटीदार हो, ओबीसीज हो, दलित हो, उनको अपने पाले में लाने में कामयाब रही। लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील नहीं हुई? क्या वो परसेंटेज वोटों का जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना था वो नहीं हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा 20-25 दिनों का अनुभव यहां रहा, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सीटें जरूर बढ़ेंगी। देखिए, कांग्रेस जितनी सीटें पिछली बार पाई थी उसमें इसमें निश्चित है कि उसकी 5-10 सीटें बढ़ेंगी, 15 सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन देखिए, इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस ने जिन नेताओं को अपने साथ लिया, अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक, इनके आपस में भी अंतर विरोध रहे। देखिए, हार्दिक क्या कहते हैं? हार्दिक ये कहते हैं कि पाटीदार समुदाय को आरक्षण दो। अल्पेश ठाकुर इसलिए नेता बने कि वो कहते थे कि ओबीसी का आरक्षण हम आपको नहीं लेने देंगे। जिग्नेश एक दलित इश्यू को लेकर आगे आए। तो अल्पेश और हार्दिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे यहाँ पे गुजरात में, लेकिन वो कांग्रेस के साथ आ गए। लेकिन सवाल ये था कि उनके हार्दिक पटेल को सुनने तो लोग आए। हार्दिक पटेल की मीटिंग यहाँ पे बहुत सी सभाएं ऐसी हुई जिसमें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग हार्दिक पटेल को सुनने आए, लेकिन वो रिफ्लेक्शन कम से कम वोटिंग सेंटर पे नहीं दिखाई दिया। जो लोग हार्दिक पटेल की मीटिंग में थे वो वोट देने क्यों नहीं आए, ये सचमुच सरप्राइजिंग है। नहीं, मेहसाणा में हम देख रहे थे, शादाब, हम ये देख रहे थे मेहसाणा में वहां से पाटीदार तहरीक की शुरुआत हुई और सबसे ज्यादा कम परसेंटेज वहां पर ही वोट का नजर आ रहा था। तो वाकई में क्या पाटीदार सामने आकर के तो कह रहे थे, हार्दिक पटेल की शक्ल में तो ये नजर आ रहा था कि पाटीदार जो है कांग्रेस के साथ है, लेकिन जो रूटीन वोटर थे वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रह गए? क्योंकि लोग जो हैं ये बात भी कहते हुए नजर आए थे, हमने भी जब कवरेज दिखाई थी, लगातार जी मीडिया के अलग अलग नुमाइंदे भी हैं, वो ये कह रहे थे कि अपना बेटा है हार्दिक, अपना लड़का, इसको छोड़ थोड़ी ही सकते हैं, लेकिन ठीक है वोट हम देखेंगे, लेकिन अपने लड़के के सपोर्ट में जाएंगे। तो इस तरह की बात हो रही थी, लेकिन वो हदफ दिला रहे थे, वो शपथ दिला रहे थे मोबाइल के फ्लैश में, ये सब काम नहीं आया। यानी जी बिल्कुल, देखिए ये सही है। देखिए, जहां बाकी मेहसाणा में जहां आज हम पूरे दिन रहे वो एपिक सेंटर रहा है पाटीदार आंदोलन का। पाटीदार का एक तबका जरूर हार्दिक पटेल के साथ खड़ा रहा। मैं कह सकता हूं कि 50% पाटीदार शिफ्ट हुए हार्दिक पटेल की वजह से कांग्रेस में। देखिए, पाटीदार लाठी लेके खड़ा था हार्दिक पटेल के लिए, उसने एक तबके ने वोट भी डलवाया। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो 2 दिन में परिस्थिति बदली, जो सीनियर लोग थे पाटीदार समुदाय के, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। उनको लगा कि हार्दिक कोई अपनी पार्टी बना के, या हार्दिक तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, हार्दिक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो। तो ये एक ऐसा फैक्टर रहा कि जो पाटीदार समुदाय 100% कम से कम मुझे तो पोलिंग बूथ पे नहीं दिखाई दिया, उसके अंदर विभाजन हुआ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए हम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ तमाम एक पैनल मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और रविंद्र जी, क्या ऐसा हो गया, मैजिक काम नहीं किया अल्पेश, जिग्नेश और ठाकुर का? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि आपने पूरी उम्मीद तो दिखाई थी लेकिन वो उम्मीद जमीन पर नजर नहीं है? और हमारे जो माहिरीन हैं, हमारे नुमाइंदे, वो भी यही कह रहे हैं। देखिए, ज़मीन पर तो नहीं, हाँ आपके एग्जिट पोल्स में ज़रूर नहीं है, पर ज़मीन की बात मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये आकलन है और आपका स्वागत है, अपना आकलन लोग करें, लेकिन परिणाम नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि परिणाम के आने तक इंतज़ार करूँगा। उसकी वजह भी है। वजह ये, जैसे आप मेहसाणा की बात कर रहे थे अभी, भाई पिछले चुनाव में 2012 में मुख्यतः सभी पाटीदारों ने बीजेपी को वोट किया था। अगर उनमें से कुछ नहीं वोट करते हैं इस बार, जैसे कि वो परसेंटेज पहले में कम होगा, 68% है 72 से, इसका मतलब भले ही उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया लेकिन वो बीजेपी को भी नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। अगर, और 2012 में सिर्फ 9% का अंतर था, तो अगर 4% वोट इधर से उधर होते हैं तो बराबर में आ जाती है स्थिति। जैसे कि योगेंद्र यादव जी के सर्वे ने ही बताया था 40% थे 30 नवंबर के आसपास, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो कि अगर वोटिंग नहीं की है पाटीदारों ने जहां पर, वो बीजेपी का नुकसान हुआ है, भले ही कांग्रेस को नहीं मिला उधर, तो वो अपने आप इस अंतर को कम करता है 2012 से, पहली बात।
तो इसीलिए आपकी कुछ सीट्स बढ़ जा रही हैं, हमारी सीट बढ़ रही है इसके लिए। दूसरी बात यह है कि जो बाकी जैसे पाटीदार वाला हुआ, बाकी जैसे दलित आंदोलन हुआ उनका, ठीक है, और ये सब आंदोलन जो कि मैं अलग अलग नाम जरूर ले रहा हूं, लेकिन इन सब की मुख्य वजह ये थी कि इनके आर्थिक कारण थे। पहला था नहीं, लेकिन आपस में भी तो वो एक दूसरे के सामने ही खड़े, फेस टू फेस हो गए। बता रहा हूं मैं आपको, उसी बात पे आ रहा हूं कि वो लोग फेस टू फेस भले अपने मुद्दों पे खड़े थे, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था आर्थिक कारण थे। मुख्य मुद्दा था महंगाई नहीं थी, महंगाई जो कि सभी को था, चाहे वो पाटीदार हो, दलित हो या कोई भी ओबीसी हो, सबको प्रभावित करता है। चलिए ठीक है, इस तरीके से मेरा कहने का मतलब कि उन मुद्दों के आसपास तो हारे तो ईवीएम, अब हारे तो ईवीएम और कुछ करिश्मा हो गया तो राहुल गांधी। देखिए, नहीं, मैं इसमें ये कहूंगा कि हारे या जीते जो भी होए, लेकिन आज लोकतंत्र और संविधान को हराने की कोशिश जरूर की गई थी। ठीक है, राजीव जेटली जी, चलिए एग्जिट पोल्स आपको मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं, लेकिन 150 प्लस का दावा कहां गया? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आज अगर स्पर्धा करनी पड़ती है तो शायद अपने ही साथ करनी पड़ती है। हमें अपने ही आंकड़ों के साथ, अपने ही इतिहास में जो जीत हुई है उस जीत के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है। और उसकी वजह केवल ये रहती है कि डिलीवरी रेट, जनता अब वो जनता नहीं रह गई जो पहले अपेक्षा की जाती थी कि आप जनता को गुमराह कर देंगे। ये पहली बार गुजरात में देखने को मिला, ऐसी चर्चाएं देखने को मिली। हम तो गुजराती समझते थे। पहली बार राहुल गांधी जी वहां गए, उन्होंने गुजरातियों को अलग अलग नाम दिए, किसी को पाटीदार नाम दिया, किसी को ओबीसी नाम दिया, किसी को एससी नाम दिया, और वो देते ही चले गए अपने ट्वीट के। इलेक्शन देखिए खत्म हो गया, अब इस तरह की बात का कोई खास आपने वजह पूछी तो वजह बता रहा हूं मैं। हाँ, तो 150 प्लस के बारे में मैं 150 प्लस की बात कर रहा हूं। मैंने जब वजह आपने पूछी तो उसको आगे बढ़ाते हुए फिर मैं 150 प्लस पे आना था कि आज स्पर्धा हमारी अपने ही साथ है। आज हमें चुनौती कोई चीज देती है तो कोई राजनीतिक दल नहीं देता, हमें कोई चुनौती देता है तो शायद वो देता है कि हमारी कहां कमियां रह गई, उन कमियों को सुधारना है। हमारी कमियां ही हमारी चुनौती है। तो हमारे लिए कोई राजनीतिक दल चुनौती नहीं है। वो इसलिए नहीं है, 22 साल के बाद, ये कोई पहला राज्य नहीं है, 22 साल के बाद, मतलब आप मध्य प्रदेश लीजिए, आज गुजरात लीजिए और दूसरे राज्य लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पर अपनी सरकार बनाती है वहां की जनता में उसका विश्वास बैठता है। 22 साल के बाद जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी अभी वो एक्चुअल आंकड़े नहीं है। हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कांग्रेस की शायद ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें आ सकती, क्योंकि पहली बार गुजराती ने समझा कि इसने मुझे दूसरा नाम दिया। ये उनका एक विरोध है, वो विरोध अपना जता रहे हैं। लेकिन तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, आपकी जो उम्मीद है 150 प्लस की ही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अमीर हैदर जैदी साहब, 150 प्लस पर अभी भी पूरी उम्मीद है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस अपनी कमियों पर नहीं जाना चाह रही, उसको भी उम्मीद है कि ये नतीजे बदलेंगे। देखिए, ऐसा सबसे पहले तो यह कि ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो किसी के मन की बात पढ़ ले। तो कल 18 में क्या होगा वो पूरा आ जाएगा। अगर मान लो यही नतीजे आते हैं तो उसके लिए 2-3 चीजें मैं जरूर कहूंगा। जब कांग्रेस हिंदूवाद की तरफ गई है और धर्म की राजनीति की है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और जब आप दो पार्टियां सामने खड़ी थी, एक खुल्लम खुल्ला ये कहती है कि मैं हिंदूवादी पार्टी हूं, और दूसरी भी ये जताने लगे कि मैं भी हिंदूवादी पार्टी हूं, जो सेकुलर वोट है वो कंफ्यूज हो जाता है। उन्होंने भाई आप क्या करें, तो वो भ्रम पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस भी अपने आप को वो ही जता रही थी। दूसरे एक चीज और है, विपक्ष का बिखराव भी इसकी एक वजह हो सकती है। कांग्रेस ने विपक्षी एकता का कोई प्रयास वहां नहीं किया है। कांग्रेस ये सोच रही थी कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है, ये 3 नौजवान जो आंदोलनकारी हैं ये मेरे पास आ गए। ठीक है सर, धरातल पे कोई कार्यकर्ता नहीं था। यही है कि दूसरे के कंधे पर ही पूरा चुनाव लड़ने की कोशिश हुई, और वो कहीं ना कहीं अगर जरा सा भी वो डगमगाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, मैं बस आप अगर 10 सेकंड में आप रिएक्शन अपना दे पाए, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना। बहरहाल चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। मुझे बताया जा रहा है कि मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं आपके पास आता हूं, पूरा वक्त दूंगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो बात असेंबली इंतखाबात की कर रहे हैं, क्योंकि 18 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले मोटी मोटी तस्वीर एग्जिट पोल सामने रख रहे हैं। और इस एग्जिट पोल, जो भी तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उन सभी में बीजेपी गुजरात में भी वापस लौट रही है और हिमाचल भी कांग्रेस से झपटती हुई दिखाई दे रही है। इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, और नईम अब्बास साहब जो कि बीएसपी के लीडर है, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नईम साहब, यूपी में तो आप साथ नहीं थे, बहुत साइड रहे, और अभी यूपी में
पहले के मुकाबले तो आपको थोड़ा बहुत फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो सिविक पोल्स में हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस में भी हो। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म किया और अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि जो दावे किए गए उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजरात के जो चुनाव हुआ है सर, वो विकास पे चुनाव हुआ ही नहीं है। वो देश को बांटने के लिए हिंदुत्व के नाम पे चुनाव हो रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं जो चुनाव में होनी भी नहीं चाहिए। चुनाव को पूरी तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी गई है। और जिस तरीके से देखिए 18 मुख्यमंत्री और कितने लोग जो खुद प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, और उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि वहां चुनाव नहीं हो रहा है, तो वहां तो सब दंगल हो रहा है। जो बात बोली कि अपोजिशन का बिखराव, तो वही हुआ। देखिए, यानी मायावती नहीं गई, लालू यादव नहीं गए। अगर आप साथ लेने की बात कर रहे हैं, अजीम इत्तेहाद की बात करते हैं, तो आप सबको लेकर के नहीं गए, यानी आप ये इशारा दे रहे हैं क्या? बिल्कुल वो वाली बात नहीं। आप सुनिए सर, मैं जो कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से पूरी बीजेपी ने इसको ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी है चुनाव के अंदर सर, आप देखिए कि आज भी सेल्फी ले रहे थे मोदी जी। इस तरीके से उन्होंने प्रचार जो किया, आज के टाइम भी उन्होंने पूरी तरीके से अपना रैली निकाल करके पूरा वहां बूथ पर खड़े होकर के पूरी सेल्फी लोगों के साथ ली, फोटो खिंचवा रहे हैं। एक तरीके से वो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं कि ठीक है आप आओ और जो है बीजेपी को वोट करो। तो इस तरीके की सर ये चीजें करना एक प्राइम मिनिस्टर के लिए शोभा नहीं देती है। इस तरीके से चुनाव को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरीके से हो रहे थे कि हिंदुस्तान के टुकड़े करने की कोशिश करी जा रही है जिस चुनाव में, जबकि होना ही नहीं चाहिए इस तरीके की राजनीति। चुनाव विकास के नाम पे होना चाहिए था, विकास दिखना चाहिए था। बीजेपी ने अगर 22 साल में विकास किया था तो कुछ तो दिखाते। वो एक सी प्लेन उड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने विकास बहुत बड़ा कर दिया। विकास जिसका मॉडल वो पेश करते आ रहे हैं पूरा 3 साल से, हम भी सुन रहे हैं कि गुजरात के अंदर इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ। विकास के नाम पे तो सर कुछ भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर हाँ मोदी जी अपने घर का विकास कर लेते तो आज गुजरात का चीफ मिनिस्टर होता मोदी जी का बेटा। वहां तो है ही नहीं कुछ भी सर इस चीज को लेकर। लोगों ने जो वोट दिया विकास को देख करके नहीं दिया सर। आप देखिए, अब जब रिजल्ट आएगा 18 में, वो पता तब लगेगा कि 18 के अंदर किस नाम पे वोट दिया। अभी तो जितने भी चैनल है सब वो दिखा ही रहे हैं। देखिए, एक बात है कि अब तो खैर चुनाव जा चुके हैं। इस तरीके की चर्चाएं 2019 में दोबारा ध्रुवीकरण, जातियों के नाम पर बांटने का काम राजनीतिक दल जरूर करें। सर 2018 में भी होगा, 8 राज्यों के चुनाव। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि गुजरात की जनता ने 22 साल तक अपना मैंडेट देकर रखा। और ये जो सी प्लेन है ये नालों और नालियों में तो उड़ नहीं सकता। इसके लिए तो आपको विकास करना ही पड़ता है। अच्छा पानी होगा, अच्छी जगह होगी तभी उड़ पाएगा, नहीं तो नहीं उड़ पाएगा। ये दूसरे राज्यों में नहीं उड़ पाता। विकास के ऊपर चर्चा की बात हो रही है। हम बार बार कांग्रेस से अपेक्षा कर रहे थे कि शायद कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल निकल कर बाहर आएगा और वो कहेगा मैं गुजरात को ऐसा बनाऊंगा जैसा मेरा दूसरा राज्य है। लेकिन इनके पास कंपैरिजन के लिए कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिसको गुजरात के साथ रख सके। कांग्रेस के वक्त पर मुख्यमंत्रियों ने प्रचार के दौरान ये बात रखी कि अगर हम जीतेंगे तो हम गुजरात की तर्ज पर इस राज्य का विकास करेंगे। तो हमें तो जरूरत भी नहीं थी कि हम अपने विकास के मॉडल को आगे रखें, क्योंकि कांग्रेस ने ही, उन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने हमारे विकास के मॉडल को उन जगहों पर आगे रखा जहां वो चुनाव लड़ रहे थे। बात केवल इतनी कि गुजरात की जनता ना समझ नहीं है। गुजरात की जनता बहुत समझदार है। आपसे पहले जो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में लड़े थे, हो सकता है कि उस वक्त एक राजनीतिक दल के तौर पर उन्हें मैंडेट दिया गया होगा। ये पहला ऐसा चुनाव था जो गुजरात में कांग्रेस ने नहीं लड़ा। वो गुजरात की जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो दरकिनार कर दी गई। राहुल गांधी जी ने चुनाव को भी आउटसोर्स कर दिया, जैसे अपने मेकओवर को आउटसोर्स किया था। अब यहां पर बात यह आती है कि गुजरात की जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह बार बार उठा कि 22 साल तक गुजरात की जनता ने आपको चुनकर रखा। मध्य प्रदेश में भी चुनकर रखा, छत्तीसगढ़ में भी चुनकर रखा। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां जनता का विश्वास उस सरकार के ऊपर रहता है। और कांग्रेस कम से कम ये नहीं बता सकते कि हम कितने वक्त तक किस राज्य के अंदर रहे, और अगर रहे तो कहीं विकास किया होगा, और विकास किया तो उस मॉडल को राहुल गांधी जी ने एक बार भी ट्वीट करके क्यों नहीं बताया? जवाब तो दीजिए। लेकिन जो आमिर हैदर जैदी साहब इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, वो क्या अहम नहीं हो जाती है? आप अकेले चले गए और वहां के 3 जो अहम यंग लीडरान थे उनके कंधे पर आपने पैर रखा और सोचा कि फतेह कर लेंगे किला गुजरात का। लेकिन अपोजिशन का बिखराव, आप देखिए कि बीजेपी खुद पूरी तरह से इक्तदार में थी और पूरा फुल फ्लेज नजर भी आ रही थी, लेकिन पूरी कैबिनेट और तमाम सूबों के वजीर आला वहां पर मौजूद थे। आपने किसी को भी अपने साथ जोड़ा नहीं। तमाम दूसरे अपोजिशन के लीडरान थे। जो अजीम इत्तेहाद की बात होती है, क्या आप जोड़ नहीं सकते थे? देखिए, पहली बात तो मैं इनका जवाब देना चाहता हूं कि जहां तक विकास का सवाल है, एक तो पहली बात तो ये भी आकलन है लोगों का, और मैं इससे सहमत नहीं हूं। परिणाम कुछ और होंगे।
और उसके कारण है वो मैं बताता हूँ। तो क्या आप इक्तदार में आएंगे, जीत दर्ज करेंगे, ये इतनी उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे कतई कोई शंका नहीं है। अभी राशिद अल्वी साहब एक चैनल पर थे, एक सेकंड लूंगा बस। तो एग्जिट पोल जब आ रहा था तो एग्जिट पोल से पहले ही उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो मैंने मजाक में उस चैनल पर बोला कि राशिद अल्वी साहब, अब चैनल को बोला अब आपको एग्जिट पोल दिखाने की जरूरत नहीं है। राशिद साहब ने खुद ही एडमिट कर लिया है कि हम हार चुके हैं। खैर बहरहाल मुद्दे पे अगर ये बात पे है कि प्रजातंत्र में चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि आप चाहते हैं बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, महंगाई, इन सब चीजों के मुद्दों पे हम, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब चीजों की सुविधाएं आप उपलब्ध कराएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसका आकलन हम देखें तो गुजरात में आंकड़े में आपको दे सकता हूं, लेकिन अभी दूंगा नहीं, चाहे तो मैं दे भी दूंगा कि किस 22 और 23 नंबर पे है शिशु दर जो है, वहां पे मृत्यु शिशु दर है, महिला का ये सब जो सशक्तिकरण की जो बात है। तो ना अगर महंगाई हर रोज वहां पे मतलब 3 हत्याएं होती हैं, 3 बलात्कार होते हैं, अगर आप एनसीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखेंगे तो। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको फेरिस के अलावा मतलब लोगों को अगर आपको वोट देना है तो उसकी वजह होनी चाहिए। अगर सरकारें चुनी जाती हैं इसके लिए कि आपको सुशासन दें, व्यवस्था दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, तो अगर उसके मानक पे आप सही नहीं उतरते उसके बावजूद आपको वोट क्यों मिलेंगे? लेकिन अगर एग्जिट पोल पर जाएं, चलिए आपके हिसाब से हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन जो भी कमी रही, क्या अमीर हैदर जैदी साहब ने जो इशारा किया और इंट्रोस्पेक्शन की बात की, बिल्कुल स्वागत है, अपोजिशन को एक साथ नहीं रखा, बिखराव रहा। अमीर हैदर जैदी साहब यहां पर आपके साथ कंधे पे कंधा मिलाकर के टीवी डिबेट्स में नजर आए, समाजवादी पार्टी के भी तमाम लीडर नजर आए, लेकिन गुजरात में नजर नहीं आए बहुत लोग। अखिलेश यादव को छोड़ दिया जाए तो ठीक बात है, उससे स्थिति और बेहतर होती बिल्कुल होती है, उससे बेहतर। तो स्ट्रेटेजिक आप फेल्योरिटी मानते हैं कि फेलियर नहीं है ये, हम तो वैसे ही जीत रहे हैं, हम बोल रहे हैं अभी। नहीं सर, मैं हाइपोथेटिकल पे जा रहा हूं, अगर इस पर ही जा रहा हूं, आपके हिसाब से हाइपोथेटिकल है तो? नहीं, हमारे हिसाब से तो अभी ये हाइपोथेटिकल है जो बात आप कह रहे हैं। अच्छा, मैं उसी पर ही पूछना चाह रहा हूं। उसमें मैं अगर आप कहेंगे कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो जाहिर है अगर हमारे भी 130 सीट आ रही है, 110 सीट आ रही है, 120 आ रही है, बिल्कुल वहां हुआ ही। और उत्तर प्रदेश में भी अगर एक साथ हो जाते मायावती के साथ तो ट्वीट के आगे 110 सीट आ रही थी, वो गुजरात नहीं आ सकते थे आपके लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे बेहतर होती स्थिति, और भी बेहतर होती, इसमें कोई दो मत नहीं। एक साथ नहीं रखा। अमीर हैदर जैदी साहब आपकी बात को कह रहे हैं कि हाँ, वो मान रहे हैं कि कहीं गलती हो गई। गलती नहीं हो तो बेहतर, अगर इससे बेहतर हो जाता, बेहतर होती है। लोकसभा चुनाव का जब हम आकलन करने बैठते हैं तो बीजेपी को 33% वोट मिलता है, 31%, 33%, 70% बिखरा हुआ, और 67% जो है वोट बिखरा हुआ था, समझ गए, लगभग इतना। तो आप मुझे बताओ, जब हमें ये पता है कि हमारे बिखराव से बीजेपी को फायदा हो रहा है और बीजेपी के मुकाबले के लिए हम कहीं जा रहे हैं, जब आप आंदोलन में नहीं है, कहीं में नहीं है, और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस भी गुजरात के अंदर चुनाव हारती है तो इसकी वजह बीजेपी नहीं होगी, इसकी वजह खुद कांग्रेस होगी। कांग्रेस अगर विपक्षी एकता नहीं करना चाहती है, वो ये सोच रही है कि बिल्ली के भाग से चीका टूट गया। अगर मैं ये सर्वे मान लूं तो अव्वल तो मैं भी ये सर्वे मानने को तैयार नहीं हूं। करिश्मा होगा क्या? बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। करिश्मा सर, आपको उम्मीद है क्या? नहीं, मुझे करिश्मा नहीं है। एग्जिट पोल जो है वो जो इशारा कर रहे हैं सर, उसके हिसाब से तो अब करिश्मा ही। सर, मैं बिहार में क्या हुआ था, बिहार में सब एक चीज और मैं कहता हूँ, ये डकैती डालने से पहले की योजना है कि जहन साजी कराई। रिएक्शन चाहता हूँ जो बात कही कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता तो बेहतर होती, अगर पूरा अपोजिशन एक साथ होता। मैं 3 मुद्दे इसमें जल्दी आपको करना चाहूंगा। पहला मुद्दा है इसमें हम हज वर्सेस राम। हज का मतलब हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, ये 3 लोगों का था। दूसरी तरफ जो टीम थी, रूपानी, अमित शाह जी और मोदी जी। तो हज वर्सेस राम में मुझे लगता है कि राम की जीत हो चुकी है इस पूरे मैटर में। और फैक्टर जो मूल है पूरे इलेक्शन में, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड की हिंदुत्व की लड़ाई में मुस्लिम कहीं स्पेस ही नहीं बन पाया। हाँ, 10% समाज को 10% था, उसको कोई उसकी सुधि लेने वाला नहीं था कि उसके वोट का क्या होगा। दूसरा फैक्टर था, और इसके कारण जो है मुझे लगता है जो वोटिंग परसेंट कम हुआ है, इसमें एक मेजर फैक्टर होगा, उदासीन रहा होगा मुस्लिम समाज, शायद वो लोग वोटिंग में कम इंटरेस्ट लिया होगा इस चुनाव में। और तीसरा फैक्टर जो है, इसलिए वोटिंग का ट्रेंड बता रहा है आपको, और इसका रिजल्ट पर भी असर पड़ेगा। लेकिन जो तीसरा फैक्टर जो है, निश्चित तौर पर वजीरे आला से वजीरे आलम तक की जो यात्रा जो प्रधानमंत्री जी की है, प्रधानमंत्री जी की जो शैली है,
उनका कहीं ना कहीं जो अंदाज जड़ें हैं अलग है उनकी और गुजरात उनके में। प्रचार है, और जो इमोशनल फैक्टर है वो भी एक लिमिट पर काम किया होगा। लेकिन जो सबसे अंतिम बात है, इस चुनाव में हार और जीत चाहे जो हो, भाजपा जीते अपनी रणनीतिक सफलताओं के कारण, कांग्रेस हारे अपनी राजनीतिक गलतियों के कारण, लेकिन एक जो सबसे सत्यता के साथ बात उभर के आई है, रणनीति के दृष्टिकोण से, कार्यशैली के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से और पूरे चुनाव में अपनी ताकत लगाने के दृष्टिकोण से, तो एक युवा विपक्षी नेता पूरे देश को मिला है राहुल गांधी। राहुल गांधी मजबूत हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी है और वो इस चुनाव की सफलता कांग्रेस के लिए होगी, बेशक वो सियासत की राजनीति में हार। मैं इसका रिएक्शन ले रहा हूं आपसे, लेकिन मजबूरी है, एक छोटा सा और ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से लौटते और बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। गुजरात के इलेक्शन खत्म हो गए, हिमाचल के पहले ही खत्म हो चुके थे। अब 18 तारीख का इंतजार हो रहा है कि आखिर किसको रहबर चुना है गुजरात और हिमाचल की आवाम ने। लेकिन इस पर लगातार बातचीत हो रही है क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं और वो एक तस्वीर जाहिर कर रहे हैं। तस्वीर में कांग्रेस को बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। हालांकि गुजरात में थोड़ा बहुत फायदा दिख रहा है, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे उसके उलट आ रहे हैं नतीजे एग्जिट पोल्स में। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है उसमें कांग्रेस के तर्जुमान इसको नकार रही है कि ऐसा नहीं होगा और 18 को नतीजे बिल्कुल अलग आएंगे। लेकिन अमीर हैदर जैदी साहब, जो अपोजिशन को एकजुट करने की बात हो रही थी और जो बातें कही रविंद्र जी ने ब्रेक से पहले, उस पर आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अजय जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि एक इमर्जिंग लीडर मिला और कांग्रेस के अंदर या फिर राहुल गांधी जिस फॉर्म में नजर आए वो फॉर्म उनका पहले नजर नहीं आया था। तो अब क्या आने वाले वक्त में इसका फायदा होगा? और इंस्टेंट जो नजर आए हैं राहुल गांधी, उसका इंस्टेंट फायदा नहीं मिला, लेकिन आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में कुछ असर होगा? देखिए, एक चीज बताएं आपको, राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी संगठित वे में चुनाव लड़ रही थी, ये भी आप मान लीजिए। और राहुल गांधी के जो सिपे सालार थे उन्होंने राहुल गांधी के प्रयासों को धराशायी करने का काम किया है। जब राजीव त्यागी मेरे सामने, कांग्रेस के प्रवक्ता, ये बैठ के कहते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो सनातन धर्म से प्रभावित है और सनातन धर्म की जो आइडियोलॉजी है वही हमारी आइडियोलॉजी है। मैं बार बार कह रहा हूं, हम जब ये कहते हैं कि सेकुलर का कोई धर्म नहीं होगा, सेकुलर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तो सेकुलर पार्टी का भी नहीं होगा, मतलब नॉन सेकुलर रुख अपना। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी बहुत बड़े हिंदूवादी, प्रतियोगिता हो गई, कौन कितना बड़ा, तो कंफ्यूज हो गया। उन्होंने भाई ये तो दोनों सेम है, अब हम किसके साथ जाएं? तो उसने घर में बैठना पसंद किया। वो नहीं, एक तो वो हो सकता है, दूसरे एक शब्दावली और जीती। अभी आपके एक नहीं, जो राम मंदिर में कपिल सिब्बल की दलील आई या फिर मणिशंकर अय्यर ने जितना डेंट पहुंचाया, क्या ये सब काम करके और यही बात हुई कि राहुल गांधी की कोशिशों को जग पहुंचा दिया? नहीं, कपिल सिब्बल एक वकील है, मैं उस पर नहीं जाता, वो उनका पेशा। लेकिन मणिशंकर अय्यर के बयान ने तो, मणिशंकर अय्यर ने लोकसभा चुनाव से पहले अटपटा बयान दिया था, उन्हें जब निकाल देना चाहिए था। मैं कुछ और बात कहता हूं, एक शब्द गढ़ने की एक टीम बैठी है कि कैसे शब्द, नफरत का शब्द कैसे गढ़ा जाए। जैसे हार्दिक पटेल, जिग्नेश, इन्हें हज बना दिया गया, जब से इनका हज का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और एक को राम बना दिया गया। तो ये तो यही पता चल गया कि कैसे एक झूठ की राजनीति, जो झूठे शब्द गढ़ने वाले लोग हैं, उनकी जीत हो रही है और अच्छी राजनीति करने वाले, स्वच्छ राजनीति करने वालों की हार नजर आ रही है। तो ये इस देश में अब सोचना पड़ेगा। गुजरात चुनाव के बाद एक मंथन होना चाहिए और आत्मालोचना होनी चाहिए, आत्मा आलोचना की तरह। लेकिन मसला ये है कि कांग्रेस आज भी आत्मालोचना करने के लिए तत्पर नजर नहीं आ रही। इंट्रोस्पेक्शन अभी कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से निकल करके बाहर नहीं आई है रविंद्र जी, यही बार बात कही जा रही है। और राहुल गांधी भले ही फ्रंट पर आकर के लीड लेकर के लड़ रहे हैं और ठीक है, अब कांग्रेस की कमान भी उनके पास है, लेकिन जो पुराने लीडरान हैं वो जख्म तो पहुंचा रहे हैं। अगर आपने मौका नहीं दिया होता, सेल्फ गोल नहीं किया होता, तो लास्ट के 2 दिन के अंदर, जैसा कि अजय जी भी कह रहे हैं कि चीजें बहुत बदल गई हैं। देखिए, इसमें क्या है, जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा उसके लिए राहुल गांधी ने त्वरित उसका सर वो डैमेज कंट्रोल लेकिन काम नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके बाद भी, निकालने के बाद भी पीएम ने उसको लेकर के बात कही थी। सर, अगर ये मुद्दा होता तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जैसे जैसे शब्दों का उपयोग किया है पूर्व सेना अध्यक्ष के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, जो जो चीजें कही, अगर ये मुद्दा होता तो इसका जाहिर है इसका प्रभाव उसमें पड़ना चाहिए था।
और खैर मैं उस मुद्दों पर भी नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा नहीं, बात होता है मैसेज देने की। मैसेज बीजेपी ने अच्छा दे दिया कि आपने गलत इस्तेमाल किया अल्फाज, लेकिन आप ये नहीं दे पाए कि आपने क्यों ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। सवाल ये है कि हाँ, सवाल मैं आपसे सहमत हूं इस बात से कि भाई उन्होंने गलत अल्फाज का किया, कोई कार्रवाई भी नहीं की, उसके बावजूद अगर जनता उनको सराखों पर बैठाती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक दूसरे पर जो रिएक्ट करने का जो एक्शन रिएक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब एक्शन रिएक्शन में तो देखिए वही है कि हमको जो राहुल जी को जो चीज सही लगा, जो शुरू से वो कहते आए हैं कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में, और उसको करके भी दिखा दिया साबित। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी में गांधी जी को चतुर बनिया कहा गया, उसके बाद प्रधानमंत्री स्वयं ने कई बार अलग गलत बयानबाजी की है, तब सवाल है कि उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। लेकिन हमारा विश्वास इस देश की जनता पर है कि वो जज है, वो निर्णय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। हम तो अपना कांग्रेस के प्रवक्ता एक सुन लीजिए, मेरे सामने राहुल गांधी को देश के लिए कलंक बताया गया, हमने उस पर आपत्ति दर्ज करी, लेकिन आपकी एक तेज तर्रार नेता उस पर होती, मैं उसका नाम नहीं लूंगा जो कि आप कम छोटा करें, उसने वो चुप साइलेंट रहती थी। प्रियंका चतुर्वेदी, नाम लेने में भी कोई आपत्ति नहीं मुझे, प्रियंका चतुर्वेदी चैनल पे बैठी नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और कांग्रेस के आरएसएस के प्रवक्ता जो कहना चाहिए संगीत रागी, वो देश को, राहुल गांधी को देश के लिए कलंक बताते हैं। तो आप कहीं लड़ने में असमर्थ थे, आपके पास वक्त नहीं है। आपके कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि मुझे बीजेपी से ऑफर आ जाए, मैं चलूं, मैं उधर को चलूं, जैसे आपके उत्तराखंड में हुआ है। आपके यहाँ विचारधारा की कमी है, मान लीजिए इसे, आपके यहाँ विचारधारा का दिवालियापन है। सुनिए, हम तो विचारधारा के ही भरोसे 130 साल यहाँ पर है इस देश में कांग्रेस, तो विचारधारा के भरोसे ही खड़ी है। नहीं, मैं बात साहब, और जहां तक धर्म का सवाल है, हम तो कहते हैं वो व्यक्तिगत है, वो किसी पार्टी और देश का कोई धर्म नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के कांग्रेस चल रही है, आपने तमाम बातें अपनी कही थी बीजेपी को लेकर के, लेकिन कांग्रेस की कमियां भी तो होंगी सर कांग्रेस में। देखिए, नईम साहब से इस पर जवाब ले रहा था। देखिए, कांग्रेस की जो कमियां हैं वो भी देखने को जग जायज है बिल्कुल, लेकिन दूसरी चीज ये भी है, कहीं ना कहीं मुसलमान को हताशा बहुत हो रही है। ये बात जो अजय जी कह रहे थे, 3 पॉइंट उन्होंने बहुत अहम कहे थे, क्या मुसलमान नहीं निकला वोट करने के लिए, वो कंफ्यूज हुआ, बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा है। जिस तरीके से देखिए, जैन मुनि भी इस चुनाव के अंदर कूद गया और वो भी कल परसों ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी से देश को खतरा है। अब जिस तरीके के चुनाव में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है बार बार हो करके, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं हताशा जरूर हो रही है, क्योंकि मुसलमान शब्द के लिए आज भी मैं देख रहा था कि मुसलमानों को जिस तरीके से गलत साबित करने की कोशिश करी जा रही है, और उसमें कम से कम आगे आना चाहिए ना। अगर वो घर बैठ जाएंगे, अगर वो चीजें बदलेंगे ही नहीं, तो फिर कोसना किस बात का, जब अपने मुस्तकबिल के कसूरवार तो फिर वो खुद होंगे। देखिए, आपकी बात जेन्युइन है, लेकिन ये 18 को पता लगेगा मुसलमान ने वोटिंग करी या नहीं करी है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ इस देश में षड्यंत्र चल रहा है, उससे मुसलमानों को हताशा तो है, क्योंकि आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर जी या बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आ रही है, ऐसे लोगों पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही है कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल कोई ना करें। आप मुझे बताइए कि जैन धर्म के जो मुनि हैं, उनको इस बारे में बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? बताइए, देश को किन लोगों से खतरा है? आप बताइए, देश को शंभूलाल जैसे लोगों के लिए खतरा है? एक बार और आना चाह रहा था जल्दी से, देश में शंभूलाल जैसे लोगों से खतरा है या नहीं है? मुसलमान के लिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि मुसलमान के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई ना तो देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ना देश के लिए कोई और बोल रहा है। 10% वोटर्स हैं मुसलमानों की, बात कांग्रेस ने भी नहीं की, वो मंदिर जरूर गए। मेरा इतना ही इसमें कहना है कि प्रजातंत्र में, जैसे मैंने पहले भी कहा, चुनाव के मुद्दे अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे वोटिंग धर्म के आधार पे हो रही है, तो ये किसी भी देश की लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। वो एक अलग बात है सर, नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको मुद्दा बनाना, मुसलमानों की आवाज तो बन सकते थे, बिल्कुल हम मुसलमानों ही नहीं, हम हर एक पंथ और संप्रदाय की आवाज है। चलिए, हम किसी एक संप्रदाय विशेष की आवाज नहीं। अजय उपाध्याय जी, हमने देखिए अभी दिखा रहे थे हम कि फाइनल जो है सबके एग्जिट पोल क्या आ रहे हैं, हम अभी टैली भी दिखा रहे थे, और हमारे मुआविन चैनल जी हिंदुस्तान ने जो महा एग्जिट पोल किया है, यानी सभी एग्जिट पोल्स का जो एक एवरेज निकाला जा रहा है, उस एवरेज में भी बीजेपी को गुजरात में 110, कांग्रेस को 70 और अदर्स को 2 मिल रही है। अब इसके बाद क्या कहेंगे? हम तो एवरेज की अब बात कर रहे हैं, सारे एग्जिट पोल्स के एवरेज। जो जिस तरह से एग्जिट पोल का रिपोर्ट है, एग्जिट पोल को हम पूरी तरह से नकार दें ये भी ठीक बात नहीं है, और सत्यता के करीब नहीं होगा बातें, लेकिन बिहार का एग्जिट पोल और 2014 में लोकसभा का एग्जिट पोल, दोनों इन सारे एग्जिट पोल से
कुछ मामले में अलग रहा। ठीक है कि 2014 में कहा जा रहा था भाजपा को सीट मिलेगी, जीतेगी भाजपा, लेकिन इतनी सीट मिलेगी किसी एग्जिट पोल ने नहीं कहा था। सेम बात बिहार के चुनाव में हुआ। सभी एग्जिट पोल ने कहा कि बिहार में भाजपा जीत रही है, जस्ट अपोजिट हुआ। नीतीश और लालू जी और कांग्रेस का गठबंधन वहां जो है बड़ी मात्रा में बड़ी उसमें जीती थी। तो कुछ हद तक इसकी सच्चाई हो सकती है, बाकी तो 18 को फाइनल रिजल्ट हम नहीं मान लेकिन यदि ये है तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं। पहला तो धार्मिक ध्रुवीकरण, हालांकि प्रयास नहीं किए गए, लेकिन जिस तरह से सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई हुई उसमें मुस्लिम जिस तरह से हाशिए पर मुस्लिम समाज गया, कहीं ना कहीं वो इस चुनाव में अपनी भागीदारी। तो सर अगर मुसलमान वोटर बाहर नहीं आ रहा है तो क्या ये मुसलमान वोटरों को समझने की जरूरत नहीं है कि अगर वो बाहर आएगा ही नहीं तो फिर अपने मुस्तकबिल पर किसी को कोस नहीं सकता? कम से कम वो नहीं, इस चुनाव को लेकर के जिस तरह की परिस्थिति थी किसी भी पार्टी के लिए वो मुख्य धारा में और मुख्य एजेंडा में नहीं थी। ठीक है। एक बात जो और इसमें फैक्टर है वो फैक्टर है हार्दिक और अल्पेश की जो आपस की जो कंट्राडिक्शन आ गया, ये कंट्राडिक्शन भी है। राजीव जी, अगर हम एवरेज पे भी जाएं तो एवरेज पे भी आपको क्या नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं बहुत शॉर्ट में सर रिएक्शन। देखिए एवरेज 117 जो आप ही का चैनल आप ही का जी का चैनल दिखा रहा था कि 117 की एवरेज आ रही है, बावजूद उसके नहीं 110 और 70 और 2। हाँ, वो 117 दिखाया अभी उन्होंने कि एवरेज 117 की आ रही है। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल पे आपत्ति कांग्रेस को भी हो सकती है, दूसरे राजनीतिक दलों को भी हो सकती है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर के है कि इतनी कम सीटें जो हमारी दिखाई जा रही हैं, वो जितनी सीटें दिखाई जा रही हैं हमारी उतनी नहीं है। हमारी भी यही आपत्ति है कि हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं अपनी, उस प्रेडिक्शन के हिसाब से कांग्रेस की सीट 30 से ऊपर नहीं जा सकती। चलिए तो ये देखना होगा, खारिज कर दिया। ठीक है सर, देखना होगा कि आखिर 18 दिसंबर को क्या हो रहा है। हालांकि मैं एक बार फिर से करेक्ट कर दूं कि जी हिंदुस्तान ने जब तमाम एग्जिट पोल्स का एवरेज निकाला तो 110, 70 और 2 का ही एवरेज आया है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अलग अलग जो चैनल्स ने अपने अपने एग्जिट पोल किए उनके अलग अलग नतीजे आ रहे हैं। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना यह होगा कि आखिरकार 18 को नताइज क्या निकल करके सामने आते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब एक करिश्मे का इंतजार कर रही है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कांग्रेस की वो ही इक्तदार में आएगी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उसे भी इस एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं। उनका जो आकलन था, उनका जो तज्जिया था 150 प्लस वैसे ही आएगा। इंतजार कीजिए 18 दिसंबर का। आज का मुद्दा में बस इतना ही।